नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। विपक्ष के लगातार दबाव और जन आंदोलन को देखते हुए आखिरकार चुनाव आयोग मतदाता सूचियों में गलतियों को स्वीकार कर लिया और गलतियों को स्वीकार करने के बाद अब उसको ठीक करने के लिए भी कदम उठा रहा है। इस बारे में कल चुनाव आयोग की तकनीकी अधिकारियों के साथ और संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और यह तय किया गया कि अब मतदाता जो सूची है यानी वोटर आईडी है, मतदाता कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड से, आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। हालांकि इस तरह की कोशिश पहले भी हो चुकी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसको सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसको अब चुनाव आयोग जिस पर आगे बढ़ रहा है। अब तक वो इस बात को भी नहीं स्वीकार कर रहा था कि मतदाता सूचियों में कोई गड़बड़ी हुई है। हालांकि इस पर विपक्ष के अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर एक संतोष जाहिर किया गया है कि वो चुनाव आयोग जो विपक्ष की शिकायतों को सुनता तक नहीं था और सुनने के बाद भी उसको एक लाइन में खारिज कर देता था कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वही चुनाव आयोग अब आखिरकार गलतियों को स्वीकार भी कर रहा है और उन्हें सुधारने की कोशिश भी कर रहा है, उस पर अब कदम बढ़ा रहा है। दूसरी ओर महत्वपूर्ण घटना जिसमें महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार फंसती नजर आ रही है वो है नागपुर की घटना। नागपुर की घटना को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में कह दिया कि ये एक साजिश है, अब उस पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि उनकी पार्टी के लोग, उनके गठबंधन के लोग भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सवाल उठाने लगे हैं कि सरकार के मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है वो ये बता रहे हैं विधानसभा में कि ये साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और उनको इस षड्यंत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उनके घर में इस तरह की घटना अगर हो जा रही है और उससे ये घटना की परिणति, चूंकि ये औरंगजेब को लेकर, इसके अगर मूल में जाए तो इस पर जो औरंगजेब को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से विवाद छिड़ा हुआ है वही है, उस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। सामना के संपादकीय में उन्होंने लिखी है कि ये औरंगजेब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब शिवाजी बन गया है। इनके लिए शिवाजी शिवाजी नहीं है बल्कि औरंगजेब अब इनके लिए शिवाजी बन गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार चुनाव आयोग की बात करते हैं। अमलेंदु जी, चुनाव आयोग जिस तरह से अब मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात स्वीकार कर अब उस पर आगे बढ़ रहा है कि कैसे वो गलतियां ना हो, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि जो गलतियां हुई हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसको सुधार की बात वो क्या करेगा, या फिर ये जो वोटर आईडी को आधार आईडी से लिंक करने की बात हो रही है, पहले भी इस पर बातें हो चुकी हैं लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक तरह से इफेक्टिव नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत वो नहीं दिखाया था, दिलचस्पी दिखाई थी और इसको लेकर सवाल उठाए थे। अब उस बात को अगर लेकर चल रहा है तो चुनाव आयोग इसको क्यों कर रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर एक ही कोई आईडी ऐसी क्यों नहीं बनाई जाती जो आधार कार्ड का काम भी करे और मतलब पहचान पत्र का भी काम करे और मतदाता सूची का भी काम करे। आधार कार्ड से जोड़ने का काम मतदाता सूचियों को किया जा रहा है समीर जी, और इसको लेकर काफ़ी जो सुरक्षा के कंसर्न्स हैं वो भी उठ रहे हैं कि ये किस तरीके से इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा। अभी तो आधार कार्ड से तमाम आपने बैंक खाते जोड़ दिए, मोबाइल फ़ोन जोड़ दिए, सब कुछ आपने आधार कार्ड से जोड़ दिया और कितने फ्रॉड जो है आधार कार्ड से होते हैं, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जब वोटर आई कार्ड से भी जुड़ जाएगा तो प्राइवेसी क्या रहेगी और किस तरीके से जो साइबर अपराध हैं उनका रोका जाएगा, इसके लिए भी उठ रहे हैं। लेकिन इसको जिस तरीके से जोड़ने की बात कही, इस पर राहुल गांधी जो है उनका कहना है कि हम जो बात कह रहे थे कि घपले हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने इसको स्वीकार कर लिया है इसके जरिए कि हाँ घपले हो रहे हैं और फर्जी मत सूचियाँ और फर्जी मतदाता बन रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन हम आप इसके साथ ये भी मांग करते हैं कि ये जो किया है आपने, अब आपको महाराष्ट्र की, हमको लोकसभा की और विधानसभा चुनाव की सूचियां आप हमको दे दीजिए, क्योंकि आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। तो ये राहुल गांधी का कहना है। तो और प्रमोद तिवारी जो है उनका भी कहना है, जो कांग्रेस के उपनेता है राज्यसभा में, और ये बड़ी संख्या है, 40 लाख से ज्यादा की संख्या है जिसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बातें कही गई हैं, आरोप लगाए गए हैं और उनके प्रमाण दिए गए हैं। तो अब जब चुनाव आयोग खुद उन चीजों को स्वीकार कर रहा है, उन गलतियों को स्वीकार कर रहा है, वो गलती थी या फिर साजिश थी, जो भी हो ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो मतदाता सूची थी वो हमको उपलब्ध करा दी जाए। सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने मतदाता सूची को लेकर। जो है लिंक किया जाएगा
कांग्रेस पार्टी का कल बयान भी आया, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो महाराष्ट्र में आरोप लगाई एक तरीके से स्पष्ट स्वीकृति है उसकी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं सहमत हूं। जिस तरह महाराष्ट्र में 48 लाख कार्ड बने, वो सब एक ही पार्टी को गए, और ये बने भी कब? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच। तो तमाम मतदाता लाए गए बाहर से, उन्होंने वोट डाला। एक ही नंबर है, जो नंबर होता है उसका एक ही नंबर पे कई कार्ड बने। तो मैं समझता हूं आने दीजिए, हम प्रतीक्षा करेंगे इससे कुछ तो प्रतिबंध होगा, और ये हमारी मांग थी इलेक्शन कमीशन से। हमने पहले ही मांगा था, अब पूरा किया। इससे लगता है इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती स्वीकार की। तो वहां प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि जो महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ी थी उसकी सूची दी जाए, और वही बात कांग्रेस के नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के दबाव के आगे जिस तरह से चुनाव आयोग ने गलती स्वीकारी है मतदाता सूची में, यह बड़ा आरोप था। शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही यह बात कही थी कि 40 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो ऐसे वोटर्स हैं, फेक वोटर्स हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, और वो हर राज्यों की विधानसभा में जाकर वोट डालते हैं, लोकसभा चुनाव में वोट डालते हैं। उस पर को भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। और उसके बाद ही इस चीज को लेकर तमाम राज्यों में शिकायतें आ रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी शिकायत आई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत की, बीजू जनता दल के नेताओं ने शिकायत की, और ये राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो लिख रहे हैं कि आज भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो आधार को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठाते रहे हैं, जिसमें असामान्य रूप से अधिक संख्या में नाम जोड़ना, अप्रत्याशित रूप से हटाना और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्याएं शामिल हैं। हालांकि आधार डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्याओं को संबोधित कर सकता है, लेकिन सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों को लिंकिंग प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ईसीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित न रहे, और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। अब जबकि ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने समस्या को स्वीकार कर लिया है, मैं अपनी पिछली मांग को दोहराता हूं कि उसे महाराष्ट्र में 2024 में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव की पूरी मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से साझा करके नाम जोड़ने और हटाने के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए, यानी उस पर भी बात करनी चाहिए। तो ये बड़ी मांग है, और ये तो खुशी जाहिर की गई है विपक्ष की। जाहिर सी बात है कि उसकी जीत है एक तरह से, कि चुनाव आयोग ने उसकी बातों को सुना और उसकी जो शिकायतें थी उसको माना कि हाँ ये गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन इन गड़बड़ियों की वजह से पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है। उस मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं, वो मतदाता सूची उपलब्ध कराना चुनाव आयोग के लिए कितना आसान होगा? बिल्कुल कठिन होगा समीर जी, और काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, चूँकि जो मांग की गई है उसमें तो साफ तौर पर पकड़ लिया जाएगा कि अगर वो मतदाता सूची उपलब्ध करा देता है चुनाव आयोग। तो राहुल गांधी यही कहने कि जब आपने ये बात मान ही ली है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं तो आप हमको दे दीजिए फिर। और ये आते ही समीर जी फिर पूरी की पूरी जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी, और ये सवाल उठेगा कि जो संजय राउत का आरोप है कि 40 लाख फर्जी वोटर जुड़े गए, उनसे सरकार बनी है, तो ये सरकार ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। जी बिल्कुल, तो घेरे में आ जाएगी, और इसको लेकर लगातार पहले भी सवाल उठते रहे हैं। और राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हाँ। तो उस पर भी कहा था उन्होंने, संजय राउत ने, कि ये 40 लाख मतदाता जो घूमते रहते हैं, वो बाइक भी हम लोगों के पास है। उससे पहले उन्होंने कहा था ये चुनाव एक चूना लगाता रहता है। जी हाँ, वो भी बाइट होगी। यही उन्होंने फ्लोटिंग वोटर्स की बात की थी, और फ्लोटिंग वोटर्स का जिक्र वैसे हम लोग ज्यादातर जब मतदान हो जाते हैं तब करते हैं, या जब सर्वे होते हैं उस समय किया जाता है कि ये फ्लोटिंग वोटर्स वो हैं जो किसी पार्टी के बारे में उन्होंने अपना मन नहीं बनाया है। लेकिन संजय राउत ने वो फ्लोटिंग वोटर्स की बात कही थी जो चुनाव आयोग के पास हैं। एक तरह से उन्होंने रिजर्व अपने वोटर्स रखे हुए थे जो उनके हिसाब से जाते थे और दूसरी जगह वोट डालकर चले आते थे। वो इन पर्सन कहीं वो नहीं थे, यानी व्यक्तिगत रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम इसको कह सकते हैं। अब वो लिस्ट चुनाव आयोग दिखा पाएगा नहीं दिखा पाएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन सुनते हैं संजय राउत ने जो बात कही थी फ्लोटिंग वोटर्स को लेकर, और उसी पर तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने भी उस पर सवाल उठाए, और अब जाकर आखिरकार चुनाव आयोग मानने को तैयार हुआ है कि हां गड़बड़ियां हुई हैं और उसको अगले कुछ महीनों में हम सुधारने की कोशिश करेंगे।
सुन लेते हैं संजय राउत के उस आरोप को, बहुत बड़ा आरोप लगाया था और आखिरकार वो साबित होता दिखाई पड़ रहा है, साबित हो गया है। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, हम तो ये 39 लाख वोटर्स, ये कहां, ये वोट जो है 39 लाख वोट्स, ये कहां जा रहे हैं? हर चुनाव में जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया था संजय राउत ने राहुल गांधी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, महाराष्ट्र को लेकर गई थी और ये कहा था कि अब ये जाएंगे दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार जाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यही वोटर्स हैं जो घूम रहे हैं और ये एक तरह से रिजर्व वोट्स हैं चुनाव आयोग के। और वो किसके पक्ष में जा रहे हैं? उनका आरोप था कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये वोट डाल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी। तो अब ये लिस्ट मांगी जा रही है चुनाव आयोग से कि आप लोकसभा चुनाव की और जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था उनके वोटर्स की आप लिस्ट दिखाइए। उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि चुनाव के मतदान के बाद अचानक से काफी ज्यादा वोट्स बढ़ गए थे और उसको लेकर काफी शोर शराबा हुआ था, लेकिन पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उन सारी शिकायतों पर, उन सारे आरोपों पर सीधे तौर से उन्हें खारिज कर दिया था और बताया था कि कोई गड़बड़ी नहीं है और ये बिल्कुल सही है। उनका गड़बड़ी तो वो स्वीकार करते ही नहीं थे, लेकिन अब गड़बड़ी स्वीकार की जा रही है। पर महाराष्ट्र में जो मतदाता सूची 39 लाख वोटर्स की सूची है, वो अभी भी एक गले की फांस बनी हुई है चुनाव आयोग के लिए। बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी ज़्यादा चुनाव आयोग के लिए गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि ये मामला खुल जाएगा तो फिर खुल जाएगा हरियाणा का मामला भी, खुल जाएगा दिल्ली का मामला भी, खुल जाएगा लोकसभा चुनाव का मामला भी। तो ये और महाराष्ट्र का तो है ही। तो महाराष्ट्र के इसलिए बचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये मामला खुलने ना पाए। और चुनाव आयोग जो बैकफुट पर आया है एकदम से समीर जी, ये साफ तौर पर इसलिए बैकफुट पर आया है कि अब सवाल उठने लगे। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चोरियां पकड़ी गई और वहाँ साफ तौर पर कहा गया कि आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए, वरना हम आपके दरवाजे पे ही आके धरना करेंगे। जब ये कहा गया तब चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार किया कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और हम उसको ठीक करेंगे। तब भी ये नहीं कहा कि हाँ हम गड़बड़ियां हैं, ये कहा कि कुछ हो सकता है हो तो हम इसको ठीक करेंगे, ये कहा गया। तो अब तो एक तरीके से कहा जाए वो स्वीकार कर ही लिया है कि किस तरीके से ये उन्होंने किया है। अब गड़बड़ी स्वीकार कर ली है। और जो अमलेंदु जी बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया था कि अगर चुनाव आयोग इनको ठीक नहीं करता मतदाता सूची की गड़बड़ियों को, तो हम चुनाव आयोग के सामने आकर धरना देंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे। और बीजू जनता दल जो अभी तक एनडीए का सहयोगी रहा है, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहा है, उसको भी ये लग रहा है कि उड़ीसा में जिस तरह से उसकी सरकार गई, इन्हीं मतदाता सूचियों में हेर फेर की
की वजह से उन्होंने भी कई जगहों पर जब ये पता लगा, उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि मतदाता सूचियों में किस तरह की गड़बड़ियां की गई हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को कई शिकायतें दी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी शिकायतें एक जैसी हैं, उनके एविडेंस एक जैसे हैं और सब कुछ आकर आखिरकार संजय राउत के उस बयान पर, उस आरोप पर टिकते हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर लगाया कि ये 39 लाख वोटर्स हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में टहलते रहते हैं चुनाव आयोग की मदद से। ये कहीं है नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये चुनाव आयोग है। और इसीलिए उन्होंने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, एक मुहावरे का इस्तेमाल किया कि चुनाव आयोग नहीं, ये चूना आयोग बन गया है और चूना लगा रहा है देश के लोगों को, देश को चूना लगा रहा है, देश के लोकतंत्र को चूना लगा रहा है। वो बाइट अगर संजय राउत की होगी तो उसको भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बड़ा अब कदम उठाया है चुनाव आयोग ने कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की बात स्वीकार किया है और उनको ठीक करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। खैर, सुन लेते हैं संजय राउत के उस बयान को जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला था। सुप्रीम को लेके जिस तरह से एविडेंस दिए हैं राहुल गांधी ने, सब किस तरह से देखेंगे? क्या देखेंगे, यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है। और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने चाहिए। तो चुनाव आयोग तो पूरे देश को चूना लगा रहा है, ये बात कह रहे थे। और उसके पहले उन्होंने जो बात कही हमने आपको सुनवाया कि 39 लाख वोटर्स वाली बात उन्होंने राहुल गांधी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी। और अब चुनाव आयोग भी मान रहा है कि ये सारी गड़बड़ियां मतदाता सूची में ही हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग उस तरह से नहीं मानेगा कि हाँ हमने ये बनाई और उससे किसी राजनीतिक दल को फायदा हुआ। और इसके अगर पूरे एक देखें, इसका अगर एक पूरा नेक्सस देखें तो किस तरह से है। चुनाव आयुक्तों को, चुनाव आयुक्त, पुराने चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार, वो इन सारे आरोपों को खारिज कर रहे थे। लेकिन अब नए चुनाव आयुक्त उस पर संज्ञान ले रहे हैं विपक्ष के आरोपों का। उनको महसूस हो रहा है कि विपक्ष भी कुछ होता है लोकतंत्र में, और उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और गड़बड़ी अगर थी तो स्वीकार भी किया, उस पर उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयुक्तों को अपने पक्ष में करना, अपने हिसाब के चुनाव आयुक्त नियुक्त करना, उसके लिए सरकार ने जो कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी धता बता दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि उस पर सुनवाई की मांग की गई थी कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले उस पर सुनवाई हो जाए, लेकिन तब सुनवाई नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 16 अप्रैल की तारीख तय की है कि उसकी सुनवाई होगी। और जानकारी क्या है, अमलेंदु जी बताएं उसके बारे में। समीर जी, पहले जब ये मामला आया था तो उस समय जो एएसजी थे तुषार मेहता, वो उस समय उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जरूरी काम है। और उससे पहली सुबह जो थी वो शपथ दिला दी गई थी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को। ये हुआ था, उसके बाद फिर इसकी डेट नहीं लग रही थी। आज ये मामला 38वें नंबर पे सूचीबद्ध हुआ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की पीठ के समक्ष। तो जब ये 38वें नंबर पे था तो जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसकी तरफ से प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट हैं वो उसमें उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि भाई इसको प्राथमिकता के आधार पर किसी और दिन सूचीबद्ध कर दिया जाए, क्योंकि यह मामला जिसे 38 नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है ये न्यायालय के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से इसकी आज सुने जाने की कोई संभावना नहीं है। और चूंकि ये मुद्दा बहुत महत्व का है और ये हमारे मामला जो है हमारे लोकतंत्र की जड़ तक जाता है, तो इस पर कायदे से बहस मतलब इस पर होनी चाहिए। तो इस पर जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बार बार अगर इसको समायोजित करते रहेंगे तो पूरा ट्रैफिक जो है, जब इतना ही कहा तब तक फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई हम अदालत को आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दूसरा पक्ष कोई समय लगाता है तो उस पर समय लगा सकता है। तो फिर उस पर जो था केवल हमें 2-3 घंटे का समय चाहिए, ये कहा प्रशांत भूषण ने। इस पर पीठ ने कहा कि हम 16 फरवरी को इस मामले को सुनेंगे, चूँकि 16 फरवरी को मुकदमे कम हैं
और इसलिए महत्वपूर्ण मसला है। 16 अप्रैल को हम सुनेंगे और इसलिए हम इसको समय दे रहे हैं चूंकि ये महत्वपूर्ण मसला है और इस पर कायदे से सुनवाई होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना है कि ये महत्वपूर्ण मसला है और इस पर कायदे से सुनवाई होनी चाहिए। तो अब 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। अब देखना ये है कि सरकार इस पर अपना क्या पक्ष रखती है और किस तरीके से CGI को निकाल के जो बाहर किया गया उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। जी बिल्कुल, इसको कैसे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी दी थी किस तरह से किया जा सकता है। यानी उसमें प्रधानमंत्री रहें और विपक्ष के नेता रहें और साथ में मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहें, मुख्य न्यायाधीश रहें। लेकिन जब सरकार ने कानून बनाया इस पर तो उसमें प्रधानमंत्री को रखा गया और नेता प्रतिपक्ष को भी रखा गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बजाय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को रखा गया। और इसको लेकर ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसने याचिका दायर की कि ये तो सरकार अपने तरह के जिसको चाहेगी उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनाएगी, ये ठीक नहीं है। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों निकाला गया, इसको लेकर चुनौती दी गई। अब उस पर सुनवाई होनी है 16 अप्रैल को, देखना है क्या होता है। हालांकि सुनवाई पहले भी तय थी, नहीं हो पाई और नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई। उन्होंने तत्काल शपथ भी ले ली और अब चुनाव मुख्य चीफ जस्टिस इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। क्या होता है उसमें हम देखेंगे कि इसको लेकर जो कानून बनाया है सरकार ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या जो चुनौती दी गई है जिस आधार पर उसको स्वीकार करता है, उससे इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है। लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग और सरकार के बीच जो नेक्सस के आरोप हैं, उनके बीच में जो एक छिपा हुआ गठबंधन है, वो जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, वो धीरे धीरे साफ होता दिखाई पड़ रहा है। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें बिल्कुल साफ हो गई हैं, वो दिखाई पड़ रही हैं और अब चुनाव आयोग भी उनको स्वीकार कर रहा है। इस बीच जो बड़ी खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं, नागपुर से आ रही हैं, नागपुर की हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं बल्कि गठबंधन के भी निशाने पर हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी के नेताओं के भी निशाने पर हैं। विधानसभा में उन्होंने जो स्वीकार की, जो ये बात कही कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, उसमें उस बयान पर वो खुद घिरते नजर आ रहे हैं। षड्यंत्र इसको विपक्ष भी बता रहा है और एक तरह से विपक्ष के षड्यंत्र की ही पुष्टि उन्होंने कर दी कि कहीं ना कहीं सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल ये शामिल है और इतना ही नहीं समीर जी, और इसको लेकर आप जो सवाल उठ रहे हैं उसमें खुद जो NDA है, महायुति है, हाँ, उसके लोग भी हम सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिवसेना के जो अजीत पवार है की NCP जो है उसके विधायक हैं एक अमोल मिट्टकारी, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि इसके लिए गृह मंत्री जो है वो जिम्मेदार है, गृह मंत्री की विफलता है। और इसके जरिए जो है उन्होंने बहुत कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए समीर जी, और उनका कहना है कि इसके जरिए जो है ये जो बहुत से मुद्दे जो थे वो पीछे धकेल दिए गए। उनका ये कोई टी राजा जो हिंसा भड़काने के लिए आया हुआ है, किसानों को चुप कराया जा रहा है, मीडिया को चुप कराया जा रहा है, तो ये आखिर इसको कौन लेकर आया है टी राजा को, इसका महाराष्ट्र में क्या काम है, ये उन्होंने सवाल पूछा। और फिर उनका जी मैं आप थोड़ा सा टोकूंगा, कल यही बिल्कुल बात विजय वडेट्टीवार कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के जी हाँ, कांग्रेस की पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार कह रहे थे और खुद बीजेपी के विधायक प्रवीण दटके हैं, उनके बयान का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि साहब हमारी मत सुनिए, आपका बीजेपी का विधायक है प्रवीण दटके, वो कह रहा है कि हिंसा के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। और उन्होंने जो और कहा उस बातचीत में, उनका कि मराठा आरक्षण का मसला देखिए, आप पिछले सत्र में बहुत ताकत से चला था और USP का भी फोकस बढ़ गया है। जो आज संगठन औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कर रहे हैं, नागपुर में उन संगठनों से मेरा सवाल है कि प्रशांत कोरटकर जिस दरिंदे ने शिवाजी महाराज के प्रति गलत बयान दिया था, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि टी राजा जैसे लोग जो यहाँ महाराष्ट्र में आकर दंगे भड़काएं। तो ये सवाल जो है NCP के विधायक हैं अमोल मिट्टकारी वो पूछ रहे हैं। और फिर आगे जो उन्होंने कहा, उनका कि सीधे सीधे ये कहा कि अच्छा शासन चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान चाहिए। आप सत्ता पक्ष के विधायक हो लेकिन आपके सुर जो है वो विपक्ष के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष भी यही मांग कर रहा है। तो उनका कि नागपुर जो हिंसा भड़की है उसके लिए पूरी तरीके से गृह विभाग जिम्मेदार है, पुलिस की खुफिया एजेंसी जिम्मेदार है। ये फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि
नागपुर में जो हिंसा भड़की है उसके लिए पूरी तरह से गृह विभाग जिम्मेदार है और खुफिया एजेंसी जिम्मेदार है, ये उनका कहना है। उनका कि पुलिस जिम्मेदार है, यानी होम डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और ये सारी जिम्मेदारी सीधे सीधे अमलेंदु जी जाती है किस पर? देवेंद्र फडणवीस पर, मुख्यमंत्री, जो कि उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है। और अभी कल ही हम लोगों ने यह जिक्र किया था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पहले मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर थोपी थी। और इतना सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा था, परोक्ष तौर पर कहा था। लेकिन अब जो महायुति के दूसरे नेता और बीजेपी के नेता हैं वो सीधे तौर पर इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। तो महायुति गठबंधन ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसका ये सीधे सीधे ये दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। और नागपुर हिंसा पर एनसीपी, शरद पवार गुट का की जो एनसीपी है उसके नेता रोहित पवार ने भी कहा है और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं कि उनको जब सारा कुछ पता था तो फिर उन्होंने उन चीजों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। उनके पास जो इंटेलिजेंस सारी जो सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं उनको मिल रही थी गृह मंत्री होने के नाते भी और मुख्यमंत्री होने के नाते भी। क्या उन्होंने ये सारी चीजें जानबूझकर होने दी? बहुत सारे सवाल उठाए हैं। एक बार सुनते हैं एनसीपी के नेता विधायक रोहित पवार को क्या कह रहे हैं। चाहते मतलब देखो, कल अगर आप देखो तो कल मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब, एक्चुअली देखा जाए तो मुख्यमंत्री साहब जब बोलते हैं, निवेदन देते, तो डिप्टी सीएम को निवेदन देने की जरूरत नहीं होती। फिर भी वहां पे उन्होंने कहा, वो दोनों बोलते वक्त उन्होंने क्या किया, इट वाज अ इंटेलिजेंस फेल्यूर इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि वो प्री प्लान था, अगर एक हर चीज प्री प्लान होती है और वो पुलिस को नहीं पता चलती, मतलब इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया। तो वहां पे पहला सरकार को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ इंटेलिजेंस फेल्योर था, या अगर इंटेलिजेंस आपके पास थी फिर भी आपने एक्ट नहीं किया तो जानबूझ के आपने वो जो दंगल हुई वो आपने करवा दी, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। वीएचपी और बजरंग दल पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इस मामले में। अबे कोई भी बंदा हो, कोई भी समाज का हो या कोई भी पार्टी या संगठन का हो, अगर वो पुलिस पे दगड़ फेंक करता है या किसी के घर के ऊपर दगड़ फेंक करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। कौन कौन से संगठन के वो मायने नहीं रखता, क्या मायने रखता है कि वहां पे लॉ एंड सेफ्टी की सिचुएशन वहां पे हुई थी कि नहीं हुई थी। वहां पे डेफिनेटली अड़चन बहुत बड़ी हुई थी, जो वहां पे इन्वॉल्व थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सारी उंगलियां उठ रही हैं देवेंद्र फडणवीस पर, मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री को लगा होगा कि शायद औरंगजेब का ये मुद्दा, इसमें वो लीड ले लेंगे, लेकिन अब बुरी तरह से उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो फंसा ही रहा है, विपक्ष तो आलोचना कर ही रहा है। पार्टी के भीतर भी जिस तरह से उनके खिलाफ स्थितियां बन गई हैं, हालांकि पार्टी में स्थितियां, ऐसा लगता है अमलेंदु जी की मौका देखा जा रहा था और इसको लेकर और भी कई नेताओं के बयान आए हैं। प्रकाश आंबेडकर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, उन्होंने भी इसको कर एक बहुत बड़ी साजिश बताया है उसको, इस नागपुर की घटना को। उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि वे औरंगजेब को, यानी वे मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि औरंगजेब को अगले लोकसभा चुनाव का एजेंडा बना रहे हैं। औरंगजेब का मकबरा अगली अयोध्या है। 2026 में होने वाले चुनाव में भाजपा आरएसएस औरंगजेब के मकबरे के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, आपने सब कुछ सही पढ़ा, औरंगजेब का मकबरा अगली अयोध्या बनने जा रहा है। 2026 में चुनाव होगा। अमलेंदु जी 2026 में ये किस चुनाव की बात कर रहे हैं और अगली अयोध्या बनने जा रहा है, तो अयोध्या की बात ये क्यों कह रहे हैं? अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या की वजह से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन वहां तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, हार गई वहां। तो ये इसका प्रकाश आंबेडकर का जो ट्वीट उन्होंने किया है, क्या है बिटवीन द लाइन्स? सबसे बड़ी बात कि 2026 में किस चुनाव की बात कर रहे हैं? समीर जी, हार भली गई अयोध्या में बीजेपी, लेकिन राम मंदिर के नाम पर 40 साल तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कर ली अयोध्या के नाम पर। तो अब वो मुद्दा खत्म हो गया। राम मंदिर बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया मंदिर, मुद्दा वो खत्म हो गया। तो अब कोई नया मुद्दा चाहिए ना। तो ये प्रकाश अंबेडकर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है, एक तरीके से कहा जाए, उन्होंने लिखा कि जी हाँ, आपने सब कुछ सही पढ़ा, औरंगजेब का मकबरा अगली अयोध्या बनने जा रहा है। 2026 में चुनाव होगा, यानी 2026 में लोकसभा का चुनाव होगा। और समीर जी, जिस तरीके से केंद्र में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अचानक सदन में पहुंचे और जाकर महाकुंभ पर भाषण देने लगे, राम मंदिर पर भाषण देने लगे, यानी नागपुर जल रहा है और आप आकर यहाँ कुंभ पर भाषण दे रहे हैं। जी,
कुंभ में भी आप जिक्र उसका नहीं कर रहे हैं जो सैकड़ों लोगों की वहां जान गई, जो विपक्ष कह रहा है कि आप उस पर बयान दीजिए, बात करिए। उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उस घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये सवाल उठे हैं। तो अब जिस तरीके से औरंगजेब के मकबरे को मुद्दा बनाया जा रहा है उसको लेकर, और इसमें ये साफ तौर पर आ गया, चूंकि ये तो खुद मान लिया उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने, कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली, और जो छावा फिल्म थी उसने इसमें लोगों का गुस्सा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो फिर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और छावा फिल्म के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? हालांकि खबर यह आई है समीर जी कि एफआईआर जो है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के ऊपर भी दर्ज हुई हैं, और इस पर रामगोपाल यादव से सवाल पूछा गया। जी, तो रामगोपाल यादव से सवाल पूछा गया, और नागपुर के मुद्दे पर अब बुरी तरह से महायुति सरकार फंसी हुई है, और सबसे ज्यादा जो आरोप लग रहे हैं और जो एक तरह से राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो घिरे नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ विपक्ष उनको घेर रहा है, बल्कि उनके गठबंधन के सहयोगी और उनकी अपनी पार्टी के लोग उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सुन लेते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। बहुत बधाई नासा की टीम को, और एलन मस्क का जो स्पेस एक्स का ड्रैगन था जो उनको लाया, इन सबको बहुत बधाई। और भारत के लोगों को बहुत दिनों से चिंता थी, सुनीता विलियम्स की भारत मूल की लड़की है, तो ये बहुत खुशी की बात है, आज सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे हुए उसको लेकर अब एफआईआर बजरंग दल और बीएचपी के खिलाफ दर्ज किए हैं महाराष्ट्र पुलिस ने। अब जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लगभग निष्पक्ष सरकार काम कर रही है, वरना तो हम लोग मानते थे दूसरों के खिलाफ होगी। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव को हम सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और इस मुद्दे पर नागपुर में जो हिंसा हुई, और नागपुर शांत शहर है, वहां पर बताया जा रहा है कि बड़े बड़े दंगे कई बार हुए, महाराष्ट्र में हुए, देश भर में हुए, इन सब के बावजूद नागपुर में कोई दंगा नहीं हुआ, वहां शांति ही रही हमेशा। लेकिन जब नागपुर से ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, नागपुर से केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम नागपुर से एक तरह से चल रहा है, उसका एपी सेंटर बना हुआ है, इन सब के बावजूद नागपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, साजिश हो रही है, और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि साजिश हो रही है। तो आखिर कैसे हो रही है? क्या सरकार जानबूझकर ये कर रही है? ये सवाल विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, महायुति गठबंधन के नेता भी पूछ रहे हैं, और बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं। और अब जो शिवसेना के नेता संजय राउत हैं, उन्होंने सामना अखबार उनका जो है उसमें संपादकीय लिखा है, उसकी हेडलाइन ही यही है, शीर्षक यही है कि औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। कहना क्या चाहते हैं संजय राउत, अमलेंदु जी? संजय राउत कहना ये चाहते हैं समीर जी, जो उन्होंने लिखा भी है कि 400 साल पहले दफनाया गया औरंगजेब फिर से जिंदा किया गया है, क्योंकि भाजपा के पेट में नया शिवाजी पल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमें माफ़ करें। ये उन्होंने अंत किया है अपने संपादकीय का। ये यानी वो कह रहे हैं कि असली शिवाजी जो है वो नहीं, बल्कि इनके पेट में जो नया शिवाजी वो औरंगजेब है। और ये वो कह रहे हैं कि चूंकि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को परास्त किया था, और औरंगजेब लड़ते लड़ते यहीं मरा और यहीं दफन हुआ, ताकि ये बातें इतिहास से मिटा दी जाएं कि औरंगजेब यहाँ आकर जो था वो दफन हुआ था और औरंगजेब यहाँ हारा था, ये बातें हो जाए, तो इसलिए औरंगजेब का मकबरा हटाने की बात की जा रही है। और समीर जी, हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने वो सुनवाई भी थी उद्धव ठाकरे की बाइट, उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ 200 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया था औरंगजेब को, तुम किस खेत की पत्ती हो अमित शाह, ये कहा था। कट्टरपंथ को लेकर उन्होंने बयान दिया था। तो यानी अमित शाह को जो आपने चुनौती दे दी कि तुम किस खेत की पत्ती हो, और हमने तो यहाँ औरंगजेब को गाड़ दिया था, तो अब तुमने औरंगजेब को गाड़ कैसे दिया था, हम औरंगजेब को ही उखाड़ फेंकेंगे। तो ये बीजेपी अब करने जा रही है। तो ये इशारा जो है उनका संजय राउत का इस संपादकीय में है। सब संजय राउत को कह लीजिए या आप कह लीजिए शिवसेना का आधिकारिक वक्तव्य उद्धव ठाकरे की। और एक तरह से यही बात प्रकाश आंबेडकर भी बिल्कुल कह रहे हैं कि 2026 में चुनाव होंगे और उसमें औरंगजेब ही मुद्दा होगा
भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये अब औरंगजेब को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस बात को स्वीकार भी कर लिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि जो फिल्म आई है उसकी वजह से औरंगजेब को लेकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और वही इस पूरे विवाद की सांप्रदायिक हिंसा की जड़ में है वो मुद्दा। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कही। हाँ, ये बात उन्होंने विधानसभा में कही और इस पे जो संपादकीय लिखा है सामना में, और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है समीर जी कि कब्र उखाड़ फेंकेंगे, उसके लिए ये लोग कुदाल, फावड़ा, सब्बल, जेसीबी, बुलडोजर आदि जुटाने लगे। यह सीधे सीधे नौटंकी है। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए तमाशा करने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब कब्र के नीचे है, वह कभी उठकर बाहर नहीं आएगा। कब्र को फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा प्रदान है। यह कब्र भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन होने के नाते इनका बाप दिल्ली में केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र को यह सुरक्षा हटवानी चाहिए और कब्र को दिए गए संरक्षित स्मारक का दर्जा वापस लेना चाहिए, जिससे ये जमीन मुक्त हो जाएगी और संघर्ष की संभावना खत्म हो जाएगी। यहाँ कार सेवा की भी जरूरत नहीं होगी। बाबरी मस्जिद के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की भाजपा सरकार थी, इसलिए संघर्ष हुआ। आज केंद्र में मोदी और महाराष्ट्र में फडणवीस हैं, दोनों भाजपा के। साथ ही श्री फडणवीस को अयोध्या में कार सेवा का अनुभव है, इसलिए खुद मोदी, फडणवीस, मोहन भागवत, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन 5 लोगों को हाथ में कुदाल फावड़े लेकर सरकारी आदेश के तहत औरंगजेब की कब्र खोदना चाहिए। इससे महाराष्ट्र में दंगे रुकेंगे और उन्मादियों के दिमाग शांत होंगे। जी बिल्कुल। ये कल उन्होंने, हम लोगों ने सुनवाया भी था, संजय राउत ने एक बयान भी दिया था और यही वो कह रहे थे कि आखिर आप क्यों विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हो, कब्र के सामने आप नारेबाजी कर रहे हो, कुदाल फावड़े लेकर जा रहे हो, जेसीबी लेकर। इस करना किसको है? अगर आप हटाना ही चाहते हैं तो आप हटा दीजिए। वो संरक्षित इमारत है, स्मारक है और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में उसकी देखरेख करता है। उसको हटाने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर बात याद आती है संजय राउत की ही और प्रकाश आंबेडकर की। इसको तो बनाना है एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, चुनावी मुद्दा, और चुनावी मुद्दा अगर बनाना है तो ये सब करना होगा। एक झटके में अगर वो कब्र हटा भी दी जाती है तो उससे फायदा क्या होगा? लेकिन सामना में ही जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? कल शाम को, कल रात, देर रात जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उद्धव ठाकरे की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे बीजेपी पर काफ़ी ज़्यादा भड़के हैं और उन्होंने कहा है कि हमने हिंदुत्व पर भाजपा का ढोंग देखा है, सामान्य आदमी का घर जलाकर राजनीतिक रोटी सोखना घृणास्पद है, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। और बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं समीर जी, और जो बातें कही हैं, अब जैसे नागपुर में उसका आरएसएस का मुख्यालय, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, वहां जेड प्लस की डबल सिक्योरिटी है, फिर नागपुर में हिंदू कैसे खतरे में है? हाँ, जी ये बड़ा सवाल है कि भाई जहां आरएसएस। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात उद्धव ठाकरे ने कही है अमलेंदु जी, उसको हम लोग सुनवाएंगे भी। उन्होंने कहा कि आप खोद डालो कब्र को और नायडू और नीतीश को भी लेकर आओ। नायडू नीतीश को लेकर आओ, ये कहा उन्होंने। सुनवाते हैं हम लोग क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने, और बहुत साफ वो चुनौती दे रहे हैं कि आप करिए, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि ये करना नहीं चाहते हैं, केवल ये दिखावा करना चाहते हैं और इनके लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है। सुनते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, राजा हो, क्या लगता है कि प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? तो ये बहुत अच्छा सुझाव एक तरह से दे रहे हैं उद्धव ठाकरे कि आप उसको केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, उनसे कहिए कि हटा दें, और हटाने के लिए अगर वो कमी पड़ रही हो और समर्थन चाहिए, ज़रूरी चाहिए, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी ले आओ, वो लोग इसको हटाने में मदद कर देंगे। लेकिन ये हटाने की बात नहीं हो रही है, हटाने में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसको औरंगजेब की कब्र से लेकर और संसद तक इसमें हंगामा मचाने की ज़रूरत है, ताकि ये राजनीतिक एक माहौल बने और तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। लेकिन एक मार्के की बात और कही उद्धव ठाकरे ने अमलेंदु जी, क्योंकि औरंगजेब का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था जब वो पैदा हुए थे। एक बार वो फिर गुजरात और
महाराष्ट्र को लेकर आए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच छिड़ा हुआ है समय। अभी तक ये हो रहा था कि महाराष्ट्र की परियोजनाएं गुजरात के लोगों को दी जा रही हैं। अब ये भी मुद्दा छिड़ गया कि जो विवादित मुद्दे हैं उनमें भी गुजरात और महाराष्ट्र को लाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। असल में समीर जी, लड़ाई ये गुजरात और महाराष्ट्र की ही है। क्योंकि गुजराती उद्योगपति और गुजराती राजनीति की जिस तरीके से महाराष्ट्र पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, ये लड़ाई विधानसभा चुनाव में भी थी। धारावी का मसला बड़ा बनता जा रहा है और धारावी के मसले पर राहुल गांधी पहुंचे थे धारावी वहां से लोगों से मिलने के लिए, और ये बड़ा मसला बनने जा रहा है, एक बड़ा आंदोलन इस पर होने जा रहा है। तो धारावी पर किस तरीके से मसला खड़ा ना होने पाए, तो इसके लिए औरंगजेब की तरफ जाया गया है। दूसरी तरफ खबर ये है समीर जी एक और, कि 10 या 11 हवाई अड्डे जो हैं वो अडानी को बेचे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो उसका विरोध ना हो, तो इसलिए औरंगजेब की तरफ जाया जा रहा है। तो यानी जब भी इस तरह की चीज़ें कोई भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसमें कहीं ना कहीं गुजरात का मसला आ जाता है। तो अब यही गुजरात जो है वहाँ फिर से महाराष्ट्र में आ रहा है, और उद्धव ठाकरे इसकी तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये गुजरात का मसला है। औरंगजेब भी गुजरात में पैदा हुआ था, तो कहना क्या ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात में पैदा हुए हैं? तो क्या ये, हालांकि ये कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन ये इशारा समझा जा सकता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही समीर जी, उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बलशाली सत्ता को झुकाते हुए स्वराज की स्थापना की थी। गुजरात में पैदा हुआ औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने के लिए निकला था, लेकिन महाराष्ट्र से प्रेरणा लेने वाले छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम महाराज, तारा रानी और असंख्य सैनिकों ने उसे महाराष्ट्र की मिट्टी में गाड़ दिया। मुख्यमंत्री ने औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने में असमर्थता दिखाई है, क्योंकि उस कब्र को केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आखिर औरंगजेब केंद्र सरकार और भाजपा का क्या लगता है, ये सवाल पूछा है। यानी यहाँ उन्होंने मिलाने की कोशिश की है, औरंगजेब क्या लगता है ये मिलाने की कोशिश की। और फिर ये भी सवाल किया उन्होंने कि औरंगजेब और अफजल खां की कब्र छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम के सबूत हैं। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना है तो जरूर उखाड़ें, लेकिन उसके लिए इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी से सीधे जाकर मिलें और उनसे कब्र उखाड़ने के लिए कहें। उस कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जरूर बुलाएं। ये जो है उद्धव ठाकरे ने कहा। और बिल्कुल जो जहां पर कब्र है उस औरंगाबाद में, वो खुलदाबाद जगह है। एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि वहां चूंकि वो एसआई के संरक्षण में है, बहुत सारे टूरिस्ट भी वहां जाते हैं, उससे आसपास के लोगों की एक आजीविका भी चलती है। तो यहां भी उद्धव ठाकरे का निशाना इसी बात पर होगा कि गुजरात के लोगों के, जो महाराष्ट्र के लोगों की अपनी आजीविका के साधन है, इनके जरिए उनको भी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यहां भी कोई और उनका साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन बहुत जो महत्वपूर्ण सलाह उन्होंने दी है वो ये है कि आखिर इसको हटाने से रोक कौन रहा है? केंद्र सरकार के संरक्षण में है और केंद्र सरकार संरक्षित कर रही है, उस पर पैसे खर्च कर रही है, तो केंद्र सरकार से आप कह दीजिए कि इसको हटा लें। लेकिन हटा कैसे सकते हैं? हटाना तो संभव है नहीं, और हटा लेंगे तो फिर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जो प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि ये 2026 के चुनाव के लिए उनको शायद आशंका है कि 2026 में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया है। उसमें यही बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि अब जो अगर ये बात की जाए कि जो विपक्ष के आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मतदाता सूचियों में हेरफेर, ईवीएम की गड़बड़ी, चुनाव आयोग का समर्थन, इन सब के जरिए चुनाव जीतती है, तो शायद अब आगे आने वाले दिनों में इनकी संभावनाएं नहीं बन पा रही हैं। इसलिए मतों के ध्रुवीकरण के लिए कुछ नए रास्ते तलाशे जाएं, शायद यही कहना होगा, या जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उनसे तो यही पता चलता है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल समीर जी, यही है कि इसको मुद्दा बनाकर और ध्रुवीकरण करके, और बीजेपी जल्दी चुनाव में जाना चाहती है। और ये बात तो समीर जी हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि होगा तो मध्यावधि चुनाव। ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है, चाहे अपने आप गिरे और चाहे इसके समर्थक गिराएं, मतलब जो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समर्थन दे रहे हैं, चाहे ये गिराएं या बीजेपी खुद चली जाए चुनाव मैदान में। इसलिए जो है ये मुद्दा निश्चित तौर पर, यह अब जो प्रकाश अम्बेडकर कह रहे हैं उसमें भी सच हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आया गया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक रहने वाला नहीं है, बीजेपी इसको लेकर खेल रही है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जो है बात करने लगे योगी आदित्यनाथ और औरंगजेब की, अखिलेश यादव ने कल बहुत तगड़ा उस पर कटाक्ष किया था। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। इधर जो समीर जी, ये जो वर्षा गायकवाड़ हैं, उन्होंने भी, जो कांग्रेस की सांसद हैं और मुंबई से सांसद हैं, धारावी के आंदोलन में वो काफी सक्रिय भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जो है सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार को सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए स्थिति को, और अपने नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर लगाम लगानी चाहिए। ये बिल्कुल, कल विजय वडेट्टीवार तो सीधे नाम लेकर कह रहे थे, और अब तो जो मजेदार बात है कि उनकी पार्टी और महायुति के लोग ही वही बात कर रहे हैं।
कि कैसे बाहर से नेताओं को बुलाकर यहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से महाराष्ट्र में हिंसा हो रही है, नागपुर में हिंसा हो रही है, नागपुर हिंसा की आग में जल रहा है। सुनते हैं क्या कहा है वर्षा गायकवाड़ ने, जो कि मुंबई से सांसद हैं। है कि जिस तरह से नागपुर में घटना हुई, मैं महाराष्ट्र की जनता को शांति की अपील मैंने कल भी की थी, नागपुर की जनता को की थी, वो आज भी मैं कर रही हूँ। और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल जो है बदलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए, सलोखा बढ़े उसके लिए एक कदम आगे उठाने की कोशिश होनी चाहिए। और जिस तरह से हम जानते हैं कि नागपुर में दीक्षा भूमि है, तो मैं समझती हूँ कि जहाँ से दीक्षा भूमि है वहाँ शांति का प्रतीक है, तो शांतता फैलाना बहुत ज़रूरी है, सद्भावना फैलाना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने जो वक्तव्य अलग अलग नेताओं की तरफ से आते हैं, जो भड़काऊ होते हैं, उनको रोकने का काम करना चाहिए। और इस तरह से जो है महाराष्ट्र की गरिमा, मैंने कल भी कहा था, गरिमा और प्रतिमा को संभालने का काम हर किसी की जिम्मेदारी है। तो महाराष्ट्र की नागपुर की जो हिंसा है सांप्रदायिक, वहां पर जिस तरह से सद्भाव बिगड़ा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब के मुद्दे को एक जानबूझकर एक विवाद की वजह बनाया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। मुद्दों से ध्यान हटकाने की बात, चूंकि मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, प्रधानमंत्री से बयान देने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री आते नहीं है, और आते हैं तो अपने मन की बात करके। कल तो बड़ा बेहतरीन उदाहरण मिला कि विपक्ष मणिपुर की बात करना चाह रहा है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत पर एक के बाद एक भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, उस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। उसके अलावा जो और जरूरी मुद्दे हैं, चुनाव आयोग का मुद्दा है, इन सब पर चर्चा की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बात किस पर की? कुंभ पर बात की, और कुंभ के अलावा अगर थोड़ा समय उनको मिला तो अयोध्या में श्री राम मंदिर की बात की, लेकिन जरूरी मुद्दों पर कोई बात नहीं की। और इधर बीच मणिपुर को लेकर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है, कल संसद में कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो तो बहुत ही हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में पहले भी हिंसा हुई थी और उस समय भी प्रधानमंत्री लोग नहीं गए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव और इंद्र कुमार गुजराल का जिक्र किया, वो लोग नहीं गए, इसीलिए प्रधानमंत्री भी नहीं गए। हाँ, ये अच्छी बात है कि पंडित नेहरू ने जो नहीं किया, इसलिए मोदी जी भी नहीं करेंगे। जो इंदिरा कुमार गुजराल ने नहीं किया, वो भी मोदी जी नहीं करेंगे। किया है वो तो करना चाहिए। नहीं, वो भी नहीं करेंगे। जो किया है तो इसलिए नहीं करेंगे चूंकि चिढ़ है नेहरू से, तो वो भी नहीं करेंगे। लेकिन समीर जी, अब जो एक बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर ये है, वो हालांकि कल ही खबर आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर का दौरा करेंगे। और इसको लेकर जो जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव में संचार विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि मणिपुर सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का जाना मोदी सरकार के गाल पर तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ये समझ चुका है कि सरकार वहाँ फेल हो चुकी है। उनकी बाइट है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि जयराम रमेश ने क्या। तो सुनते हैं क्या कहा है। मणिपुर जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक शिष्टमंडल जाएगा, वहां पर देखेगा कि वहां के हालात कैसे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि वहां हालात अब सुधर गए हैं, लेकिन आए दिन वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है विपक्ष की वो जाएं वहां पर। 2 साल होने जा रहा है वहां पर हिंसा शुरू हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर नहीं गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि प्रधानमंत्री चुनाव के समय भी वहां नहीं गए मणिपुर में, जबकि चुनाव के समय कोई जगह बचती नहीं है जहां प्रधानमंत्री ना जाते हो। अब सुनते हैं क्या इस जब सुप्रीम कोर्ट का शिष्टमंडल जा रहा है मणिपुर, उस पर जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव। मणिपुर and the relief camps of the violence affected. Well, we welcome the decision of the 6 judges, Supreme Court judges, distinguished judges, who will go on the 22nd of March. It is on the 1st of August 2023 that the Supreme Court had said that there is an absolute breakdown of constitutional machinery. Those were the exact words used by the Supreme Court. But in spite of that, it took the government almost 18-19 months to impose president's rule. So many questions arise. First question, in spite of getting 2/3 overwhelming majority in the February 2022 Vidhan Sabha election, within the BJP and the NDA got a huge majority. Within 15 months, Manipur began to burn on the 3rd of May 2000.
तो जयराम रमेश बहुत मणिपुर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जैसा कहा अमलेंदु जी ने कि ये सीधे केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। जयराम रमेश का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के फैसले का स्वागत करते हैं जो 22 मार्च को मणिपुर जाएंगे। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यही शब्द इस्तेमाल किए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने में करीब 18 से 19 महीने लग गए। राष्ट्रपति शासन लगाने में 18 महीने क्यों लगे? 6 महीने तक कोई पूर्णकालिक राज्यपाल क्यों नहीं था? उन्होंने एक आदिवासी महिला, एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्तित्व को हटा दिया और उन्होंने असम के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। उन्होंने पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सेवानिवृत्त सिविल सेवक को लाया। क्यों? इसमें इतना समय क्यों लगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री अभी भी मणिपुर पर चुप क्यों है? वो असम जाते हैं, वो मणिपुर नहीं जाते। मणिपुर का दर्द भारत का दर्द है और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज वहां जा रहे हैं। तो मणिपुर को लेकर एक प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा मुद्दा बना है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद इसको कोई मुद्दा नहीं मानते और कभी भी उन्होंने संसद में भी इस पर जवाब देने की कोशिश नहीं की, ज़रूरत नहीं समझी। इस पर मज़ेदार बात यह है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ बोलें। पिछली लोकसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि अविश्वास प्रस्ताव का तो जवाब वो देंगे ही, उसका जवाब देते समय भी उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। हाँ, मणिपुर पर उस समय कुछ नहीं बोला, कल भी मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो 1.5 घंटे की लफाजी करने के बाद जब विपक्ष बायकॉट कर गया तब मणिपुर पर बोले थोड़ा सा वहाँ सब ठीक है। और अभी भी जो है, अब मणिपुर का जो लाया गया बजट, उसको लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही, तो आपने बता ही दिया कि निर्मला सीतारमण ने क्या वाजिब तर्क दिया। ये उसी तरीके का तर्क है, चूंकि वो प्याज नहीं खाती हैं तो इसलिए प्याज की कीमतों पे बात नहीं कर सकती हैं। ये ठीक उसी तरीके का। तो इतनी दिव्य महिला हमको एक मिली है वित्त मंत्री के तौर पर, तो ये भी इस देश की उपलब्धि है। 70 सालों में मोदी जी जैसा नगीना प्रधानमंत्री मिला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रूप में एक नगीना जो है वित्त मंत्री मिली है समीर जी। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री की खामोशी अब तक बनी हुई है और विपक्ष सोच रहा है कि प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोले। प्रधानमंत्री आते भी हैं संसद में, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। और इस बीच में महाराष्ट्र की नागपुर की घटना को जिस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, देवेंद्र फडणवीस पर, वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी को भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दा बनाएगी। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की विपक्ष को शांत कराने की कोशिशें जो करती रहती है, वो अभी भी शांत नहीं दिखाई पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं ईडी और सीबीआई की। ऐसा लगता था कि बहुमत ना पाने के बाद, अल्पमत में आने के बाद शायद सरकार की कार्यशैली में कुछ परिवर्तन दिखेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। कल ही अभी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई और उसके बाद अब क्या कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके वहाँ पर तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कि ये सारी छापेमारी क्यों हो रही है वो सबको पता है। और ये आरोप लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार छापेमारी नहीं, समन हुए थे तो उसका जवाब पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जी हाँ, आज लालू प्रसाद यादव ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, वो पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। माफ कीजिएगा, छापेमारी नहीं हुई थी, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और 4 घंटे तक पूछताछ की गई। अब आज लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये जो इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट कई बार लताड़ लगा चुका है इन जांच एजेंसियों को भी और केंद्र सरकार को भी, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है विपक्ष के नेताओं की आवाज को चुप कराने के लिए, खामोश कराने के लिए। सुनते हैं क्या कहा है तेजस्वी यादव ने इस पूछताछ के मामले पर जो राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है ईडी की। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F, A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं
इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो ये राजनीति की वजह से, राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के पूछताछ की जाती है, छापेमारी की जाती है। ये आरोप केवल पहली बार तेजस्वी यादव नहीं लगा रहे हैं, लगातार लगते रहे हैं। ये एक बात तो बिल्कुल सही है कि इससे मिलता क्या है, और मिला अभी तक किसी मामले में कुछ नहीं है और सब गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी गए, छापेमारी भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर कई बार तल्ख टिप्पणियां कर चुका है। और अब चूंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, तो अब इन छापेमारी हो चाहे पूछताछ हो, उसकी जो अब दिशा है अब वो बिहार की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, अब बिहार की उम्मीद पड़ रही है। और बिहार में कांग्रेस ने एक बड़ा परिवर्तन किया है समीर जी। वहाँ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटा दिया गया है और दलित नेता हैं राजेश कुमार, उनको वहाँ नया अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही थीं और ये कहा जा रहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह राहुल गांधी के एजेंडे से अलग चल रहे हैं। और खबरें समीर जी इस तरीके भी आई थी कि वो जो वहाँ नए पहुँचे हैं प्रभारी बनकर कृष्णा लावरू, उनके साथ कुछ हॉट टॉक भी शायद अखिलेश प्रसाद सिंह की हो गई थी। और ये सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी जो बातें करते हैं उन बातों को आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस को वहाँ दिक्कतें आ रही थीं। तो ये दिक्कतें वहाँ कांग्रेस ने दूर की हैं, तो इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर निश्चित तौर पर एक असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में सितंबर अक्टूबर में वहाँ चुनाव होने हैं और उसको लेकर वहाँ राजनीतिक गोटियाँ बिछाई जा रही हैं। गठबंधन में परिवर्तन की भी बातें बार बार हो रही हैं और सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेकर वहाँ की नीतीश सरकार घिरी हुई है। नीतीश सरकार पर वहाँ कानून व्यवस्था न संभाल पाने के आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि उनके ऊपर आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। सीधे सीधे तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे वो वहां अकेले दम पर सरकार बनाए और नीतीश कुमार को उससे गठबंधन से अलग करे, सरकार से अलग करे। उसकी ये कोशिशें लगातार जारी हैं। और अमलेंदु जी, नीतीश कुमार को भी ये सारी बातें लगता है कि पता है, अभी वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये अब तो ये भी कहा जाने लगा कि वो जब तक पत्ते खोलेंगे तब तक शायद भारतीय जनता पार्टी अपने पत्तों को बढ़िया से बिछा चुकी होगी। हाँ समीर जी, कुछ ना कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ये मामला। और नीतीश कुमार बिल्कुल अब शांति बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालांकि उनकी मुलाकात हुई एक सार्वजनिक कार्यक्रम में और उनको जन्मदिन पर बधाई भी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ये नहीं कहा कि हम आपको अगला मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और उसी का वो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से। हालांकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान को खुद कितनी सीटें मिलेंगी इसके बारे में चिराग पासवान को भी नहीं पता है। तो ये भी उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जितनी चाहते हैं उतनी मिल जाएंगी। तो यह यानी कि कुछ ना कुछ अंदर एनडीए में चल रहा है और इसके परिणाम जो है सामने आएंगे जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब। जी बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव के घोषणा जब होगी, कब होने हैं चुनाव, तब इसका पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस समय चर्चा का केंद्र बन गया है नागपुर, और नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि अपने गठबंधन के सहयोगी दलों और अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी हैं। क्या होता है, नतीजा इसका क्या होता है, और सभी लोग शांति की अपील कर रहे हैं, ये शांति बनी रहती है या फिर जिस तरह से इसके बावजूद भड़काऊ बयान आ रहे हैं उससे ये और बिगड़ती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ, और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।